नमस्ते दोस्तों, बाल विकास के इस चैप्टर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पार्ट 3 के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में कि मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि क्या होती है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बारे में। तो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण जो किया था बिने और साइमन ने किया था, जिसके बारे में पहले देख चुके हैं, 1905 में किया था और साइमन ने 1905 में विकसित किया था। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, मतलब बुद्धि के लिए मानसिक आयु के रूप में उसको मापन करके अभिव्यक्त या रिप्रेजेंट किया गया। अब परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिल पाई। लेकिन 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मेन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। मतलब 1916 में 1905 में जो बिने साइमन ने जो परीक्षण दिया था, उसी में संशोधन टर्मेन ने 1916 में कर दिया था। इस संशोधन में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का जन्म हुआ। वास्तविकता में बुद्धि लब्धि के बारे में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, वो 1916 में जो टर्मेन ने संशोधन किया था बिने और साइमन के परीक्षण में, उसी से बुद्धि लब्धि के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में नई चीज़ उभर कर सामने आई। तो बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। पहले बिने और साइमन ने 1905 में जो प्रयोग किया था, उसके अनुसार मानसिक आयु का मेजरमेंट करते थे। लेकिन बिने और साइमन के 1905 के बुद्धि परीक्षण में टर्मेन ने जो संशोधन किया, उसके बाद से मानसिक आयु का मेजरमेंट न करते हुए अब सीधे बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक के IQ लेवल को नोट करने लगा। हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने 1912 में सुझाव दे दिए थे। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और तैथिक आयु, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसे 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। मतलब आपस में कैलकुलेशन और फार्मूले के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इसे बुद्धि लब्धि IQ भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है। सूत्र के रूप में से निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज, उसको जीवन या वास्तविक आयु जैसे क्रोनोलॉजिकल एज है, उसको इंटू 100 से कर देंगे। इंग्लिश में बात करेंगे IQ इक्वल्स टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसका एक उदाहरण इस प्रकार है कि मान लिया जाए किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापने पर 6 साल के बच्चे की मानसिक आयु 5 साल आता है। मतलब किसी बच्चे की वास्तविक आयु कितनी 6 वर्ष है, लेकिन उसकी मानसिक आयु जो है वो 5 साल आती है। और एक 4 साल के बच्चे की मानसिक उम्र 5 साल आती है। मतलब 6 साल वाले बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और 4 साल वाले बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष। मतलब पहले में उसकी वास्तविक आयु से मानसिक आयु 1 वर्ष कम है और दूसरे वाले में उसकी वास्तविक आयु से मानसिक आयु ज़्यादा है। तो पहले बच्चे की बुद्धि लब्धि 5/6, मतलब 5 जो फार्मूला मानसिक आयु 5 है और वास्तविक आयु 6 है। 5/6 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे तो 83 आएगा। और दूसरे बच्चे की बुद्धि लब्धि मतलब 5/4, 5 मतलब मेंटल एज और 4 उसकी जो है वास्तविक, ऐसे इंटू 100 125 आएगा। स्पष्ट है कि दूसरा बच्चा पहले बच्चे से बुद्धि में अधिक प्रखर है, अधिक तेज है। तो इस तरह बुद्धि लब्धि द्वारा हमें प्रारंभ की उम्र में होने वाले तीव्र बौद्धिक विकास का स्पष्ट ज्ञान होता है। क्योंकि बौद्धिक विकास कम उम्र में यानी 3-4 साल में अधिक तेज़ी से होता है और अधिक उम्र जैसे 15-16 की उम्र होने के साथ साथ धीमा भी होता चला जाता है। अतः मानसिक आयु और तैथिक आयु मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में समान अंतर होते हुए भी इन दो अवस्थाओं की बुद्धि लब्धि में अधिक अंतर हो जाएगा। मतलब इसमें अधिक अंतर पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम, तो मान लिया जाए कि एक 5 साल के बच्चे की मानसिक आयु 4 वर्ष है और एक 15 साल के बच्चे की मानसिक आयु 14 साल है। क्या इन दोनों बच्चों की बुद्धि लब्धि समान है? तो हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे, नहीं। 15 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि मतलब उसकी जो वास्तविक आयु है, जो उसके वास्तविक आयु है वो 15 साल है, लेकिन मानसिक आयु कितनी है 14। तो हमारा फार्मूला जो है IQ इक्वल्स टू मेंटल एज मतलब मानसिक आयु ऊपर नीचे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इससे आएगा 80। स्पष्टता है। और हमारा जो 15 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि है 14/15 93 और 5 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि 4/5 फार्मूले के अनुसार 80 आता है। स्पष्ट है कि मानसिक आयु और तैथिक आयु में समान अंतर, अर्थात 1-1 साल, मतलब वहाँ 4 और 5 उनके बीच 1 का अंतर, 14-15 1 साल का अंतर, मतलब समान अंतर 1-1 साल का होने पर भी दोनों बच्चों की बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए
कि कम उम्र में बौद्धिक विकास क्या होता है, तीव्रता से होता है। तो भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के लिए भिन्न भिन्न मान के अर्थों को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ करने के लिए एक सामान्य तालिका बनाई है। ये तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका की बात करते हैं, जैसे 140 है, इससे अधिक की बात करेंगे प्रतिभाशाली जीनियस, 120 से 139 की बात करेंगे तो अतिश्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, 110 से 119 की रेंज में बात करेंगे तो श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर, 90 से लेकर 109 तक की बात करेंगे तो सामान्य मतलब नॉर्मल, 80 से लेकर 90 की बात करेंगे तो मंद मतलब डल, 70 से लेकर 79 की बात करें तो सीमांत मंद मतलब बॉर्डर लाइन फीडेबल माइंडेड, 60 से लेकर 69 की बात करेंगे तो मूड बुद्धि मून मोरॉन, और 20 से लेकर 59 तक की बात करेंगे तो हीन बुद्धि इम्बेसाइल, और 20 से उससे कम बुद्धि मतलब जड़ बुद्धि मतलब इडियट। तो हमें ये तालिका में जो अलग अलग बुद्धि लब्धि दे रखी है और उसके अनुसार बालक की प्रकृति उसका अर्थ दिया गया, हमको इससे अच्छे तरीके से देखना है। याद है आपको, इससे पहले भी हम प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक, सृजनात्मक बालक, उसमें भी अलग अलग टेबल देखी थी, और ये हमारा एक अलग टेबल है, इसको हमको अलग से तैयार करना है। अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के दोष की। बुद्धि लब्धि के बारे में देख लें कि IQ फाइंड कैसे करते हैं। IQ फाइंड करने के लिए मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, मतलब IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इक्वल्स टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बच्चे की मानसिक आयु जो दी है वो लिख दीजिए, उसकी वास्तविक आयु जो दे रखी है वो लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपकी बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगी। अब बुद्धि लब्धि के क्या दोष हो सकते हैं? तो बुद्धि लब्धि द्वारा व्यक्ति की बुद्धि को अभिव्यक्त काफ़ी संतोषजनक ढंग से किया जाता है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इस पर कुछ आपत्ति उठाई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मानसिक आयु 15-16 साल के बाद सामान्यतः नहीं बढ़ती है। व्यक्ति की वास्तविक आयु बढ़ती जाती है, तैथिक आयु बढ़ती जाती है। फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों द्वारा वयस्क जैसे 25-30 साल के व्यक्तियों के लिए मानसिक आयु मापने की कोशिश नहीं की गई। छोटी एज के लिए ही मानसिक आयु मेजरमेंट की गई। उनके अनुसार 25-30 साल के व्यक्ति की मानसिक आयु के बारे में बातचीत करना ही अर्थहीन है। उनके बारे में बातचीत करना मतलब मूर्खता का समान है, कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की परिस्थितियों के लिए जहाँ 25-30 साल या इससे ऊपर की आयु के व्यक्ति की बुद्धि को मापना होता है, बुद्धि लब्धि की जगह नया संप्रत्यय जैसे विचलन बुद्धि लब्धि मतलब डेविएशन IQ या DIQ। DIQ मतलब डेविएशन फॉर इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि से विचलन की संज्ञा दी गई है, का प्रयोग किया गया है। मतलब 25-30 साल के व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अगर मापना है, मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए फिर बात करेंगे DIQ की, डेविएशन इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब बुद्धि लब्धि से विचलन। अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता की। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता क्या होती है? तो बुद्धि परीक्षा की उपयोगिता के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब मेजर 8 पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति मानसिक योग्यता ज्ञात कर सकता है। मतलब बुद्धि के परीक्षण जितने भी होते हैं उसके आधार पर मानसिक योग्यता को प्राप्त कर सकता है, मेंटल एबिलिटी को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है बच्चे एवं व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुसार कार्य चुनने का सुझाव दिया रहता है। मतलब बच्चे को एवं व्यक्ति को उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी के अनुसार कार्य चुनने का सुझाव दिया जा सकता है कि किस प्रकार का कार्य चुन सकते हैं। उसके बाद बच्चों को शिक्षा देने के लिए बुद्धि परीक्षणों द्वारा उनकी योग्यता ज्ञात करके उचित सलाह भी दी जा सकती है। मतलब बच्चों के एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको उचित सलाह, उनको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद किसी कक्षा, समूह या संगठन के लोगों की मानसिक योग्यता ज्ञात करके उन्हें एक दूसरे से विभेदित किया सकता है। मतलब उनके विचारों के आधार पर उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। उनके विचार नहीं मिले उनको आपस में अलग कर दें, अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण के लिए परीक्षार्थियों का चयन कर सकते हैं। मतलब शिक्षण या प्रशिक्षण के लिए हम विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं, अच्छे विद्यार्थियों को चयनित कर सकते हैं। उसके बाद बौद्धिक योग्यताओं का मापन करके बच्चों की सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब बच्चों का भविष्य हम एक आंशिक रूप से बता सकते हैं कि इसके दिमाग इतना अच्छा है तो ये कितना अच्छा भविष्य में कर सकता है। दिमाग एकदम डल है तो ये भविष्य में क्या कर पाएगा, ये क्या नहीं कर पाएगा। उसके बाद विशेष प्रकार की शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुयोग्य छात्र छात्राओं का चयन किया सकता है। एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के लिए अच्छे छात्र छात्राओं का चयन किया जा सकता है। उसके बाद सामान्य, श्रेष्ठ और मंदित मतलब रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनके लिए अलग अलग शैक्षणिक योजनाएं बनाने में बुद्धि परीक्षण काफ़ी उपयोगी है। हम हर बच्चे के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत की बात करें, उसके इम्प्लीकेशंस की बात करें,
तो उसमें हमारे पास टोटल 7 मेन टॉपिक है। तो इस सिद्धांत का विकास जो किया था बहुआयामी सिद्धांत का, गार्डनर नाम के गणित थे उनके उन्होंने 1983 में किया था। इस सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप जो होता है एकाकी सिंगुलर न होकर बहुआकारी होता है, मल्टी शेप में होता है। उनके सिद्धांत का आधार उनके द्वारा न्यूरो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइकोलॉजी तथा मनोवैज्ञानिक विधियों, साइकोमेट्रिक मेथड्स के क्षेत्र में किए गए शोध है। उन्होंने जो न्यूरो साइकोलॉजी में जो शोध किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका एक शोध है। इस सिद्धांत में उन्होंने उन कसौटियों पर भी बल डाला है, उन बातों पर भी बल डाला है, फोर्स डाला है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशेष क्षमता एक अलग बुद्धि है या नहीं। तो विशेष क्षमता जो है, स्पेशल सेपरेट इंटेलिजेंस जो है, अलग पावर है या नहीं, या अलग बुद्धि है या नहीं। जैसे मस्तिष्क की क्षति होने से व्यक्ति की विशेष क्षमता यदि प्रभावित होती है, तो मस्तिष्क ब्रेन में कोई डैमेज होता है तो उससे यदि एक विशेष क्षमता कैपेसिटी प्रभावित होती है तो उसका प्रभाव अन्य क्षमताओं पर नहीं पड़ता है। तो उस प्रभावित क्षमता को अलग बुद्धि माना जा सकता है, मतलब जो उसकी कैपेसिटी डैमेज हुई है उसको अलग बुद्धि माना जा सकता है। उसी तरह से कुछ व्यक्तियों में खास तरह की क्षमता असाधारण मात्रा में होती है, कैपेसिटी होती है, जो अपने आप इस सिद्धांत कसौटी के अनुसार एक अलग बुद्धि की श्रेणी की योग्यता रखती है। एक अलग IQ लेवल होता है, वो सोचना समझने की क्षमता प्रोवाइड करता है। उसके बाद इन सब तरह की कसौटियों का प्रयोग करते हुए गार्डनर ने 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया, उनकी बात कर रहे थे। तो 1998 में उन्होंने इसका 8वां प्रकार और 2000 में उनका 9वां प्रकार भी जोड़ा। तो इस प्रकार से गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार है, लेकिन हमारे पास 7 सबसे इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने 1998 में दिए थे। तो सबसे पहला हमारे पास है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो भाषाई बुद्धि में वाक्यों और शब्दों की बोध क्षमता, मतलब कंप्रेhension एबिलिटी, और शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंध को पहचानने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मतलब भाषा में जो शब्दावली यूज आती है उसी पर उन्होंने बल दिया है। इसलिए पहला प्रकार का नाम है भाषाई बुद्धि। दूसरे प्रकार की बुद्धि का नाम है तार्किक गणितीय बुद्धि। मतलब बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, लॉजिक लगाने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और अंकों के क्रम के पीछे संबंध को पहचानने की क्षमता, सादृश्यता क्षमता, मतलब एनालॉजी टेस्ट आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये होता है हमारा गणितीय तार्किक बुद्धि। तीसरे प्रकार की बुद्धि जो हमारे पास होती है स्थानिक बुद्धि, मतलब स्पेशियल इंटेलिजेंस, उसकी बात करते हैं। तो इसमें स्थानिक चित्रों, मतलब जो डायग्राम्स होते हैं, को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता और स्थानिक कल्पना, मतलब स्पेशल विजुअलाइजेशन, हम किसी बारे में सोचे समझे कल्पना करें, उसकी क्षमता आदि सम्मिलित होती है। तो हमने 3 प्रकार पढ़े, भाषाई बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। अब हम बात करेंगे चौथी शारीरिक गतिक बुद्धि, मतलब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो इस तरह की बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता, मतलब अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता और वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग, मतलब स्किलफुली से सावधानी से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। तो बॉडी के ऑर्गन्स पर डिपेंड करती है। तो इस तरह की बुद्धि नर्तकी में, मतलब जो नृत्यांगना होते हैं और व्यायामी जिम्नास्टिक में अधिक होती है, वो अपनी बॉडी को हमेशा मूव करते रहते हैं, जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। साथ ही साथ इस तरह की बुद्धि को क्या आवश्यकता क्रिकेट के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन, शिल्पकार आदि में अधिक होती है, क्योंकि इन्हें अपने शारीरिक गति को नियंत्रित करने में वस्तुओं का उपयोग प्रवीणतापूर्वक स्किलफुली करना पड़ता है। मतलब शारीरिक गतिविधियों का जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम बात करेंगे शारीरिक गतिक बुद्धि का। उसके बाद हम बात करेंगे सांगीतिक बुद्धि, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो संगीत से संबंधित है। इस बुद्धि में तारत्व, मतलब पिच और लय, रिदम का सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता होती है। इसमें सांगीतिक सामर्थ्य, म्यूजिकल कॉम्पिटेंस और निपुणता, मतलब उसमें गुण होना चाहिए कि वो संगीत को समझ सके और विकसित करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है। तो इस तरह की बुद्धि संगीतकार और गीतकार में अधिक होती है। जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, जो लिरिक्स लिखते हैं, तो उसमें अधिकतर इस प्रकार की बुद्धि का रूप देखा जा सकता है। मतलब हमने बात करी भाषाई बुद्धि के बारे में, गणितीय तार्किक बुद्धि के बारे में, स्थानिक बुद्धि के बारे में और गतिक शारीरिक गतिक बुद्धि के बारे में, और फिर हमने बात करी सांगीतिक गति बुद्धि के बारे में। अब हम अगली 2 बुद्धि के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस।
तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसमें भाव और संवेग, जो अपने फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें विभेद करने की क्षमता और मानव व्यवहार को निर्देशित करने में उन सूचनाओं का उपयोग करने की क्षमता आदि सम्मिलित होती है। मतलब व्यक्ति का बिहेवियर जो होता है, हम उसके अच्छे गुण, उसके बुरे गुण, उसकी अच्छी फीलिंग, उसके बुरी फीलिंग, उसके अच्छे इमोशंस, उससे खराब इमोशंस को हम फील कर पाए, महसूस कर पाए, इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो होती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। तो इसमें अंतर व्यक्तिगत बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और हमारी सातवीं जो बुद्धि है, जो 1998 में ज्ञात की गई थी, उसका नाम है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि क्या होता है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में, इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, दूसरों के इंस्पिरेशन और इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की क्षमता एवं उनकी मनोदशा, उनके मूड को एवं चित्त प्रकृति को मॉनिटर करके नई परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करेगा के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता आदि होती है। तो इसे अंतर व्यक्तिगत मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो 1998 में ये 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में गार्डनर ने बताया था। 2 बुद्धि के बारे में और बताया था, इनके नाम सिर्फ आप लिख लीजिए, जो 2000 में फाइंड करे थे। ये पहला था 8वें नंबर का प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वें नंबर का अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस प्रकार से हमने ये बात करी बहुआयामी बुद्धि क्या होती है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उससे हमने बात करी है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनके बारे में हमें देखना ज़रूरी है। पहला है बुद्धि सीखने की योग्यता। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट है बकिंघम का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये कथन है वुडवर्थ का। फिर बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये टर्मेन का था। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कार्य की बुद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, आयु प्रभावित करती है, प्रजाति प्रभावित करती है, लिंग प्रभावित करता है, स्वास्थ्य करता है। और उसके बाद थार्नडाइक ने बुद्धि कितने प्रकार देखा, हमने देखे थे मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक बोलते हैं। थार्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि पर बताया था। गैरिट ने बताया था मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में। तो गैरिट और थार्नडाइक की बुद्धि में अंतर क्या? दोनों ने अमूर्त अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन गैरिट ने सामाजिक बुद्धि के बारे में बताया था, थार्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि के बारे में बताया था। एक शुभ कारक सिद्धांत क्या है? जेपी गिलफोर्ड एक कारक सिद्धांत है, 120 कारक सिद्धांत। कैटल का सिद्धांत कैटल ने दिया, नाम से स्पष्ट है। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। फिर बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हमने बात की थी व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल और सामूहिक मतलब ग्रुप में। तो व्यक्तिगत में व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होगा, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण होगा, और सीधी से सामूहिक में भी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होगा, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण होगा। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण मतलब आर्मी अल्फा टेस्ट हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेना सामान्य वर्गीकरण में। और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट देखा था, मतलब शिकागो अशाब्दिक टेस्ट देखा था हमने। उसके बाद ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से आता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के। तो बुद्धि लब्धि मापन का आविष्कार किया टर्मेन ने, तो हमने बात करी थी, बिने साइमन ने दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि को 1916 में टर्मेन ने जोड़ा था। बुद्धि लब्धि का फार्मूला वही IQ = मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज × 100, मतलब बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तिथिक आयु × 100। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता है थार्नडाइक, ये भी हमने देखा है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, मत है बोरिंग का, नया फैक्ट है। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है थार्नडाइक ने। फिर बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक है, मतलब वही एक कारक विनय टर्मन स्टन। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो है सामान्य बुद्धि, जो आपको टेबल बने थे आपको उसमें से देखना है। उसके बाद यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 25 वर्ष से बुद्धि लब्धि फाइंड करेंगे, वही मानसिक आयु 20/25 ये हो जाएगा 80। वेस्लर के बुद्धि लब्धि के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो क्या होगा? श्रेष्ठ बुद्धि होगा। उसके बाद बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य है आर्मी बीटा
परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता। तो बीटा अल्फा टेस्ट बताया था आपको मैंने। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने इसके बारे में बात की थी हमने। जी कारक का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। फिर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार में निर्भर करती है? सामान्य बुद्धि, सिंपल, जो सोचने समझने की क्षमता होती है। बुद्धि का सरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैटन, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन क्या है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधी में जो वास्तविक आयु होती है उससे जो संबंध होता है वो बुद्धि लब्धि के संबंध में कथन होता है। भाटिया बैटरी का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया गया था? बुद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है आपका। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं, मतलब जैसे पराघटक बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले जैसे रूप जैसे रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिव माइंड को शामिल करता है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, 3 फैक्टर कॉन्सेप्ट। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, जो अलग अलग योग्यता होती है उस पर बल देता है। हमने बात करी गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांतों के बारे में। फिर बुद्धि लब्धि सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। उसके बाद यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, बच्चे के IQ क्या होते हैं? हमने देखा था उसको 5/4 करके। और बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष, सीधी सी बात है 12/10 × 100 तो 120 हो जाएगी। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? बुद्धि के कारकों की संख्या 110 है, ये ध्यान रखना आपको। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, एक सिनॉप्सिस बनाकर ग्रहण करे, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की श्रेणी में रखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं 140 से अबव वाले। फिर बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि का आवश्यकता है? गतिक बुद्धि, हमने बात करी थी शारीरिक गतिक बुद्धि के बारे में। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी है सामान्य बुद्धि। निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है AQ/E है, मतलब वास्तविक आयु बाय मेंटल आयु, मतलब मानसिक आयु × 100, मतलब ये सामान्य बुद्धि लब्धि के जस्ट से अपोजिट फार्मूला इसका। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण। उन्होंने बात करी थी कि मस्तिष्क में किसी एक चोट लग जाने पर एक विशिष्ट भाग की क्षति होती है, न कि पूरे मस्तिष्क की क्षति होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगर हम स्पेसिफिक परीक्षण एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का मापन नहीं कर सकते। फिर बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। जो हमारे पर्पस है, जो हमारे एम है, उसको प्राप्त अचीव करने के लिए हमको एक क्षमता देती है। तो बुद्धि के संदर्भ में ये कथन जो था ये रायबर्न नाम के मनोवैज्ञानिक का था। और लास्ट में हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे जो कि हमने पढ़े हैं। एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मेन और स्टर्न ने दिया था। स्टार्ट बिने ने किया था लेकिन संशोधन टर्मेन और स्टर्न ने किया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। और उसके बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत जो था ये बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत थार्नडाइक, और 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन, और लास्ट है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत जो कि जी थॉमसन ने दिया था। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर का 3rd पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। आप इस पार्ट को देख लीजिए और आपको आज रात को 8 या 9 बजे के लगभग टेस्ट पेपर मिल जाएगा जो कि आपका 160 नंबर का होगा। और जल्द से जल्द मुझे आप जो चैप्टर लिखा हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप करने की कृपा करें। धन्यवाद।